वेलकम यू ऑल ऑन लॉ बीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता और आज हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ गवर्नमेंट लेसी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे द क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स, जिसमें हमने जाना था कि देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ 4 क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स। कौन कौन से थे? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी और गवर्नमेंट लेसी। तो हम इस लेक्चर में गवर्नमेंट लेसी के कुछ प्रोविजंस जो यूपी रेवेन्यू कोड के रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेसी वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड अंडर द रिपील्ड एक्ट ऑफ यूपी ZALR, यानी कि यूपी ज़मींदारी एंड अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। तो देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो क्लास है ना टेन्योर होल्डर की, गवर्नमेंट लेसी की, ये इंट्रोड्यूस हो गई थी बाय द यूपी ZALR एक्ट, जो कि आज की डेट में रिपील हो चुका है, ठीक है, अब ये नहीं है। गवर्नमेंट लेसी होता कौन है? गवर्नमेंट लेसी मीन्स अ पर्सन हु होल्ड द पीस ऑफ लैंड विच हैज़ बीन लेट आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट on certain terms and conditions and by the terms both parties abide। तो गवर्नमेंट लेसी वो पर्सन है जो कि एक ऐसी ज़मीन को, एक ऐसे पीस ऑफ लैंड को होल्ड कर रहा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की है, विच हैज़ बीन लेट आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने उसे होल्ड करने के लिए दी है, किराए पर दी है। लेसी का बेसिकली मतलब होता है टेनेंट, है ना, जो कि कोई पर्सन एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और उसके कंटेक्स्ट में जो रेंट है वो पे करता है। तो गवर्नमेंट लेसी वही व्यक्ति है जो कि एक ऐसी पीस ऑफ लैंड को होल्ड कर रहा है विच इज़ बीन लेट आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जिसमें दोनों ही पार्टीज़ जो हैं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड करती हैं, मतलब उसको फॉलो करती हैं और एग्री करती हैं, राइट। अब यूपी रेवेन्यू कोड का सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 147 डिफाइंस गवर्नमेंट लेसी एज 1 who has been let out the land either prior to the government commencement of the code और सब्सिक्वेंटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो व्यक्ति जिसको लैंड जो है वो दी गई है किराए पे, लेट आउट की गई है, या तो इस कोड से पहले या इस कोड के कमेंस होने के बाद, लेकिन किसके द्वारा? बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो कुछ कीवर्ड्स हैं, सिंपल। पहला, एक ऐसा पर्सन जिसको लैंड लेट आउट की गई है, या तो कमेंसमेंट से पहले कोड के या कमेंसमेंट के बाद। और तीसरी चीज़, कौन करता है वो लैंड लेट आउट, या वो किसकी है लैंड? दैट इज द लैंड होल्डेड बाय या लैंड लेट आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलो इसका एक नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, 148 प्रोवाइड्स दैट every government lessee shall be entitled to hold such land as per the terms and conditions of the lease। और ये बोल रहा है सेक्शन कि जो भी गवर्नमेंट लेसी है, जो भी ऐसा व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को या लैंड को होल्ड कर रहा है, वो उस लैंड को होल्ड करेगा किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे? वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिस पे उन दोनों के बीच में वो लीज फॉर्मुलेट हुआ है, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो अग्रीमेंट हुआ है, जो एक डील हुई है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही उसको वो होल्ड करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, गवर्नमेंट लेसी क्या होता है और कैसे वो होल्ड करेगा, उसका क्या क्राइटेरिया है, लाइक एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है गवर्नमेंट लेसी से रिलेटेड, दैट इज द इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी। इजेक्टमेंट का क्या मतलब होता है? इजेक्टमेंट मतलब कि बेदखल कर देना, ठीक है, या किसी लैंड में इंटरेस्ट से उसको डिस्पजेस कर देना, उसको उस लैंड से निकाल देना। तो इसका सेक्शन 149 बात करता है, इट प्रोवाइड्स दैट lessee can be evicted from the land if he fails to fulfill the following conditions। अब आप बात समझिए, ये सेक्शन ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट लेसी है ना, उसको उस ज़मीन में से बेदखल कर दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर वो ये कंडीशंस फुलफिल करने में फेल हो जाता है। क्या क्या कंडीशंस है भाई? ये सेक्शन 149 में ही प्रोवाइडेड है। ए, he has not deposited the rent of the land or the sum due within the 6 months of due date। कि भाई उसको, अब वो लेसी है ना तो उसको रेंट देना होगा, लेकिन वो 6 महीने हो जाते हैं ड्यू डेट से, लेकिन उसके बावजूद वो रेंट पे नहीं करता है, डिपॉजिट नहीं करता है। तो अगर ऐसा चीज़ देखने को आती है तो राइट है गवर्नमेंट के पास कि वो उस लैंड में से उस पर्सन को इजेक्ट कर सकता है। दूसरा, he has used such land for any purpose other than that which for which it has been granted। कि उसने तो ये लैंड ली थी फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है, कि हम यहाँ पे रहेंगे, लेकिन वो
उस पर्पस से उस लैंड को यूज़ नहीं करता है, वो किसी और पर्पस से कर रहा है, फॉर से वो कमर्शियल पर्पस से कर रहा है, या फिर उसने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए मांगी थी पर वो किसी इलीगल या किसी और काम में इन्वॉल्व कर रहा है उस प्रॉपर्टी को या उस लैंड को। तो अगर वो उस पर्पस से भटक रहा है, उस पर्पस से अलावा उसको यूज़ कर रहा है जिसके लिए वो लैंड ग्रांट की गई थी, तब भी वहाँ पे उसको इजेक्ट किया जा सकता है। थर्ड, द टर्म ऑफ द लीज हैज़ एक्सपायर्ड और द लीज हैज़ बीन कैंसल्ड। तो तीसरा यही है कि अगर जो एक लीज जो है वो एक टर्म बेसिस पे फॉर्मुलेट हुई थी ना, कि इतने पीरियड तक दैट पर्सन विल होल्ड द लैंड, तो जब वो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया, तो आपका जो है वो उसके बाद इजेक्ट किया जा सकता है, वो वहाँ पे उसका हक नहीं जमा सकता ना, वो टाइम पीरियड इज ओवर। या फिर अगर लीज ही कैंसिल हो गई, देन ऑल्सो दैट पर्सन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम दैट लैंड। डी क्या कह रहा है? ही हैज़ कॉन्ट्रवीन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। तो फोर्थ ये पॉइंट है कि अगर उस पर्सन ने जो लीज फॉर्मुलेट हुई है गवर्नमेंट और उस पर्सन के बीच में, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को कॉन्ट्रवीन कर दिया, यानी कि उसको उसका उल्लंघन किया, उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है, उसको अबाइड नहीं किया, देन दैट पर्सन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द लैंड। ठीक है ना। तो ये हो गए कि क्या क्या ग्राउंड्स पे देयर कैन बी द इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, to initiate the ejectment proceedings against the lessee, notice has to be issued by a competent authority as per section 150 of the code। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर एक गवर्नमेंट लेसी के अगेंस्ट इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स को हमें प्रोसीड करना है, ठीक है, इनिशिएट करना है, यही इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग, कि अगर उसने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो उसको बेदखल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक नोटिस, प्रायर नोटिस जो है वो उस पर्सन को इशू करे कि तुमने इस चीज़ का वायलेशन किया या फिर इस ग्राउंड के बेसिस पे तुम्हें इजेक्ट किया जा रहा है। तो देयर इज़ अ नीड टू ट्रांसफ़र और आई कैन से propose a notice to that person by a competent authority, otherwise the entire proceeding would be illegal and void ab initio। और अगर ऐसा इस रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट नहीं किया जाता है कि नोटिस अगर नहीं किया जाता है फॉलोअप, तो यहाँ पे पूरी की पूरी इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग जो है वो इलीगल और वॉइड अब इनिशियो, मतलब कि नल, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कंसिडर की जाएगी। ठीक है ना। द लैंड विल बी टेकन इन कस्टडी आफ्टर इजेक्टमेंट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अब हमने ये मान लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट लेसी है वो इजेक्ट हो चुका है, तो अभी जो लैंड थी ना, जो गवर्नमेंट लेसी को दी गई थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो कस्टडी में ले ली जाएगी। और कौन रख लेगा उसको कस्टडी में? द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द लैंड इन डिस्प्यूट शैल रिवर्ट बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट। और सारी प्रोसीडिंग्स के बाद जो वो लैंड थी वो वापस स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। नोटिस भेजना है, और अगर नोटिस नहीं भेजा तो वो इलीगल हो जाएगा। लैंड जो है इजेक्टमेंट के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कस्टडी में आ जाएगी, और लैंड इन डिस्प्यूट सारी प्रोसीडिंग्स के बाद इट विल रिवर्ट बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। Sub divisional officer of tehsil is the competent authority to exercise its power for the purpose of recovery of land revenue, ejectment and grant of lease as per the directions and orders of state government। तो जो तहसील का सब डिविजनल ऑफिसर होता है, याद रख लो कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? सब डिविजनल ऑफिसर, SDO। तो SDO जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसिडर किए जाते हैं कि वही अपनी सारी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, चाहे अगर लैंड रेवेन्यू रिकवर करना हो उस गवर्नमेंट लेसी से, या उसके इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, या लीज में कोई ग्रांट देना है, इन सभी चीज़ों के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इट इज़ SDO ऑफ तहसील। और वो वर्क करते हैं या फिर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं एज पर द डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किसके डायरेक्शन पे? स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है ना। In case of violation of terms and conditions of lease, the government has suffered the loss of revenue, then this will be recovered from the lessee itself under section 152 as land revenue by the competent authority। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे हमने पढ़ा था ना इजेक्टमेंट में, ग्राउंड में डी वाला था कि अगर उस पर्सन ने टर्म्स एंड कंडीशंस को, लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन कर दिया है ना, हिंडर कर दिया, तो अगर उस वायलेशन की वजह से अगर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सफ़र हुआ है इन द विद द लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो क्या होगा? गवर्नमेंट जो है, भाई ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट का लॉस कर दिया और चलते बने, नहीं भाई, अब तुमको देना पड़ेगा उसका जो भी उसका जुर्माना है, जो वो रिकवर अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन से, उस लेसी से रिकवर कर ही लेगा, और वो आपको प्रोवाइड है बाय सेक्शन 152। इसको पढ़िएगा बेयर एक्ट में से, ठीक है। और कैसे रिकवर करेंगे? एज अ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के रूप में रिकवर कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। और वो कौन थी? अभी बताया था, द SDO ऑफ
तहसील, राइट। चलिए, ये भी हो गया हमारा इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी का कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक, इस वीडियो में, द ट्रेसपास ऑन द लैंड हेल्ड बाय गवर्नमेंट लेसी। ये सेक्शन 151 में है। देखो, ट्रेसपास मतलब है कि किसी की भी प्रीमाइसेस में, किसी की भी प्रॉपर्टी में विदाउट हिज और हर परमिशन या किसी मेलाइस इंटेंशन से उसमें एंटर करना, दैट इज ट्रेसपास, दैट वी नो इन जनरल। सो क्या कह रहे हैं, इफ अ पर्सन ऑब्टेन्स अ पोजेशन ऑन द लैंड अलॉटेड टू गवर्नमेंट लेसी विदाउट हिज कंसेंट, he shall be ejected immediately from the land on the suit of government lessee। ठीक है, तो अब एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक लैंड एक पर्सन को दी है एंड ही इज डीम्ड एज अ गवर्नमेंट लेसी, लेकिन कोई पर्सन उस गवर्नमेंट लेसी के बिना कंसेंट के, बिना उसकी परमिशन के उस लैंड में, उस प्रीमाइसेस में एंटर करता है और उसको उसका पोजेशन ऑब्टेन कर लेता है, तो वो पर्सन यहाँ पे ट्रेसपासर कंसिडर किया जाएगा। ही डिड ट्रेसपास, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लेसी जैसे ही उसके अगेंस्ट जो है सूट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है, सूट लाता है उसके अगेंस्ट, तो वो पर्सन इमीडिएटली जो ट्रेसपासर है वो इजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो बेदखल कर दिया जाता है, राइट। द ट्रेसपासर विल बी बाउंड टू पे द डैमेजेस एट द रेट्स प्रिस्क्राइब। तो जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी लॉसेज हुए हैं, वो ट्रेसपासर से रिकवर कर लिए जाते हैं एज द डैमेजेस, ठीक है, उसको डैमेजेस पे करने ही पड़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रेसपासर आर द पार्टीज इन सच सूट। और इस सूट में जो ट्रेसपासर का जो सूट है, जो उसको इजेक्ट किया जा रहा है, इसमें ट्रेसपासर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पार्टीज होते हैं, ये बात ध्यान रखना। If the eviction suit is decreed by a competent authority and the execution of decree doesn't get complied within the limitation period, then the following consequences arise। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर जो एविक्शन का सूट है, यानी कि जो इजेक्टमेंट का सूट है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिक्री किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डिग्री की जो भी नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसका एग्जीक्यूशन है, ठीक है, डिग्री का एग्जीक्यूशन जो है वो विद इन द लिमिटेशन पीरियड नहीं कंप्लाई किया गया, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखो, 2 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पहला, गवर्नमेंट लेसी और ट्रेसपासर शैल बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। तो जो डिस्प्यूटेड लैंड है, या तो उसमें से ट्रेसपासर को एविक्ट कर दिया जाएगा या गवर्नमेंट लेसी को एविक्ट कर दिया जाएगा, एज डिपेंड्स एज पर दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस विच वैरीज। और दूसरा, the right, title and interest of government lessee in such land shall be extinguished and the term of his lease shall be assumed as expired। या फिर अगर वो जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट नहीं की गई लिमिटेशन पीरियड के अंदर, तो उस गवर्नमेंट लेसी का जो भी राइट है, जो भी टाइटल है, जो भी इंटरेस्ट है उस लैंड में से जो उसको दी गई थी ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लीज, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा सारा राइट, इंटरेस्ट, टाइटल, और उसकी जो लीज है वो एक्सपायर अज्यूम की जाएगी, है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को गवर्नमेंट लेसी का कॉन्सेप्ट। हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या है, एक क्लास के तौर पे थोड़ा सा पढ़ लिया, क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर के तौर पे, लेकिन गाइस बिलीव मी, ये खुद में एक 10 मार्कर और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कैरी करता है वो एक इंडिविजुअल लॉन्ग मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन बन के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। जिन भी लोगों के एग्जाम्स हैं, आई विश ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक गाइज, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से लेके उम्मीद करती हूँ लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। दिस वॉज इट, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।